Yeah, now recording has started. चलिए great. Okay, Thank you so okay, much. good. So once again, welcome everyone. और although थोड़ा सा हम लोग लेट हैं, but ठीक है, better late than never. तो मनोज जी भी आ चुके हैं. I'm going to start this section now. ये थोड़ा सा एम्बियंस की अगर कोई आप लोग ऐसा अनम्यूट कर, मतलब लोग म्यूट कर देता हूँ, है ना? और ऑप्शन सबके पास में रहेगा ही रहेगा. अगर किसी को कोई क्वेरी है तो ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना? और वी आर गुड टू गो. अब आते नहीं, वी विल स्टार्ट. नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, वी विल स्टार्ट. हेलो हेलो जी सर. हाँ, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, हाँ हाँ मनोज सर, नमस्कार, आनंद बात कर रहे हैं. हाँ सर, आनंद. ओके जी. आज हम लोग थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. किसी ने क्वेरी हो जाता है कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन किया जाता है. जी जी जी. क्योंकि इंडेक्स में बोल रहे थे लोग कि इंडेक्स जो है वो आजकल डाउन है, मूवमेंट नहीं दे रहा है. सर ऑप्शन लेते हैं फिर मूवमेंट नहीं होता है, लॉस होता है. आज हम लोग बेसिकली स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट 2-3 वीक से स्टॉक्स भी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं. खासतौर से एक दो सेक्टर्स जो हैं, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर और रियलिटी सेक्टर. चैट तो नहीं खोल रहा है. तो पहली चीज तो ये है कि चार्ट और स्टॉक्स का सिलेक्शन हमें कैसे करना है. ठीक है, पहले कि हम ऐसे करना है. कई लोगों ने पूछा सर आप स्टॉक्स लेते हैं, कैसे लेते हैं. तो लास्ट में अभी 2-3 वीक्स पहले हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया था. जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, अंकोर है और जीएनएफसी है, कोरोमंडल था और अभी ओबेरा रियल्टी था. तो ये स्टॉक्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं. तो इसके लिए दो चीजें करनी, एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको जा करके जितने भी हमारे जो सेक्टर हैं उसको जरा सा चेक करना पड़ेगा. और उसमें मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ. इंडिकेटर सबको पता है, उसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई भी किया हुआ है. तो उस इंडिकेटर को हमें देखना है कि वो एक सर्टेन और उसका पीरियड जो होगा वो हावरली पीरियड होगा. उस पर वो सेक्टर क्या हमारी कंडीशन पे सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. अगर वो पूरा का पूरा सेक्टर जो है, जैसे निफ्टी रियल्टी है या निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मीडिया है, तो हम उस सेक्टर को चेक करते हैं पहले. तो जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा है, मैं यहाँ पे जरा सा एक बार अभी निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट लगाता हूँ क्योंकि लास्ट 3 वीक से मैं देख रहा था, मैंने इस सेक्टर को मैं ट्रैक कर रहा था. इसमें ट्रेडिंग में निफ्टी एफएमसीजी का वो नहीं दिखा रहा है ना. सर वो ऐसा नहीं है, सीएनएक्स टाइप कीजिए. आप सीएनएक्स करोगे तो सब आते हैं. ये सर सीएनएक्स एफएमसीजी. अच्छा हाँ ठीक है. तो इसमें हमारा वही चलेगा. इसमें मैंने एक 1 आवर का टाइम पीरियड लिया है और मैं इसमें अपना वही 2 एचएमए लगाऊंगा.
और एक HMA को मैं 200 पीरियड पे रखूंगा। सभी को दिख रहा है ना ये चार्ट? दिख रहा है दादा। यस सर, यस सर। 200 का एक मैंने लगाया है, एक HMA में 26 पीरियड का लगाऊंगा। सर HMA ऑलरेडी एडेड है। ठीक है सर। ओके, तो ये टाइम पीरियड क्लियर हो गया ना कि 26 पीरियड का एक और एक 200 का। इसको थोड़ा सा ठीक है, अब सबको दिख रहा है ना ये? यस सर। ओके, तो हमें क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं हर सेक्टर पे ये लगा के रखता हूँ, मेरा फिट रहता है HMA 200 का और 26 का। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर पे 26 डेज के HMA ने 200 डेज के HMA को क्रॉस कर दिया है और हमारा कैंडल जो है वो 200 के 1 आवर टाइम फ्रेम पर वो क्लोज हो गया है। जैसे ही वो क्रॉस करता है उसके जो 3-4 मेन स्टॉक होते हैं, उन स्टॉक्स को हमें बाय करना है। ये चीज क्लियर हो गई? पहले हमें निफ्टी देखना है, निफ्टी FMCG देखना है। या तो अगर ऊपर क्लोज हो रहा है, हमारा जो 26 डेज का HMA है वो क्रॉस करना चाहिए 200 HMA को। अगर वो ऊपर क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो सेक्टर बुलिश हो रहा है या बुलिश होने जा रहा है। अगर कोई सेक्टर हम जैसे देखते हैं कोई सेक्टर है उसमें अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो वो सेक्टर जो है अब बेरिश हो रहा है। ये चीज समझ में आई आपको? अब जैसे इस सेक्टर में इसने नीचे से इसको ऊपर क्रॉस किया हावरली टाइम फ्रेम पर, तो डेली ले सकते, लेकिन डेली में फिर बहुत लंबा टाइम लगता है, उसमें फिर ट्रेड सही से मिलता नहीं है। तो मैंने इसको हावरली रखा। हावरली पर ये 200 डेज के EMA HMA को 26 डेज का HMA नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे और एक कैंडल हमारी 200 HMA पर क्लोज हो जाए। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब कि हमारा जो वो पूरा का पूरा सेक्टर है वो बुलिश मूवमेंट आगे आने वाले टाइम पे बुलिश मूवमेंट वो अब करेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें निफ्टी FMCG में जो जैसे निफ्टी FMCG में कई स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, आपका डाबर है, मैरिको है, इसके अलावा और भी स्टॉक हैं जैसे बाटा है, UBL है, मैकडॉवेल है, और तो उसमें से हमें 8-10 स्टॉक को भी देखना पड़ेगा कि किस स्टॉक में ये कंडीशन हमारी उस स्टॉक में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जैसे UBL का चार्ट लगाऊं, ये निफ्टी FMCG का चार्ट समझ आ गया ना? ये सेटअप पूरा समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है कि हमें उस सेक्टर को चेक करना है कि वो सेक्टर बुलिश है या बेरिश है। तो एक बार अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा हावरली चार्ट पर ये क्रॉसओवर हो गया है तो इसका मतलब वो सेक्टर बुलिश है। अगर डाउन साइड जैसे नीचे क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसने इसको नीचे क्रॉस किया, तो अब ये सेक्टर बेरिश है। बीच में आपको थोड़े से जैसे इस तरह के भी मूवमेंट मिलेंगे, एक मूवमेंट, लेकिन नॉर्मली क्या है कि आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड भी और अप साइड भी, क्योंकि कोई सेक्टर जो होता है वो जैसे स्टॉक्स होते हैं ना, स्टॉक्स तो हमारे 1-2 करके वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्टर होता है वो एज ए होल काम करता है। ऑटो सेक्टर अगर भागेगा तो फिर उसमें से 4-5 स्टॉक सारे बुलिश होंगे, या मेटल सेक्टर भागेगा तो उसमें सारे स्टॉक्स में 1-2 स्टॉक हो सकता है परफॉर्म ना करें, लेकिन जो बड़े स्टॉक्स होंगे जो जैसे निफ्टी मेटल है उसमें टाटा स्टील है, JSW स्टील है, हिंडाल्को है, NMDC है, जिंदल स्टील है, तो
जाहिर सी बात है कि एक दो स्टॉक हो सकता है परफॉर्म ना करे, लेकिन एज ए होल वो पूरा सेक्टर में जितने भी स्टॉक होंगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले काम है कि हम उस सेक्टर को एज ए उस सेक्टर पे हमारी कंडीशन, उस पर्टिकुलर सेक्टर के चार्ट पे हमारी ये कंडीशन मेट होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो का चार्ट लगाता हूँ। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना, बहुत लोगों ने म्यूट नहीं किए। निफ्टी ऑटो का चार्ट है। यहाँ भी हमारी ये कंडीशन हुई, निफ्टी ऑटो यहाँ से बुलिश हो गया, यहाँ से हमारा ये बेरिश हो गया। यहाँ पे फिर बुलिश था, आपने एंट्री ली, जो भी आपके टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, मतलब कई स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, टीवीएस है, हीरो मोटो है और मारुति है, आयशर है। तो जहां भी एक इसका मतलब सेक्टर बुलिश हो रहा है, इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो एक एक करके परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने इसको क्या हुआ, इसके बाद इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, अब ये सेक्टर थोड़ा सा बेरिश हो गया, फिर ये ऊपर आया, अब ये सेक्टर, और ये जो सेक्टर है इसके अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे या मंथली या वीकली चार्ट को देखेंगे तो वो आपको और एक क्लियर ट्रेंड दे देगी कि किस मतलब साल में किस मंथ में कौन सा सेक्टर ज्यादा बुलिश होता है, कौन सा सेक्टर ज्यादा बेरिश होता है। ये भी एक आपको मिल जाएगा। जैसे कि मानसून आ रहा है तो ऑटो सेक्टर जो है वो ज्यादा बुलिश हो जाता है, हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज्यादा बुलिश हो जाते हैं। अब जैसे मानसून आ रहा है, ट्रैक्टर बिकेंगे, फार्मिंग के जो भी एग्रीकल्चर का है, तो उस दौरान ये आप ये सेक्टर का जो चार्ट है ये आपको ये भी इंडिकेट कर देगा, एक आपके दिमाग में आइडिया देगा कि भाई इस मंथ में अगर जुलाई आ रहा है या जून आ रहा है तो इस सेक्टर, इस टाइम पे ये सेक्टर बुलिश हो सकता है। और ये हमेशा होता है कि जुलाई के टाइम पे ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ये बहुत बुलिश होते हैं। अब जैसे एक और हम देखते हैं, इसमें एक इंडेक्स और देखते हैं, निफ्टी रियल्टी। हेलो हेलो, हाँ यस सर। हाँ मैं सोचा कि शायद आवाज नहीं आ रही है। अगर निफ्टी रियल्टी है, इसका चार्ट है, ये चार्ट भी यहाँ से नीचे आया, बेरिश था। अब देखिए ये जो जैसे ही ये जून का महीना, जून का मंथ खत्म हुआ, ये सेक्टर बुलिश होना शुरू हो गया। क्लियर, ये दिख रहा है आपको? 23 जून के बाद ये बुलिश होना शुरू हो गया और 10 जून तक ये वो था, क्या कहते हैं, बेरिश था। तो अब अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको बुलिश से बुलिश सब दिखा रहा हूँ। अब इसमें जैसे जो स्टॉक है हमारे, मैंने एक स्टॉक दिया था अभी जल्दी, ओबेरॉय रियल्टी या डीएलएफ दिया था, और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बीच मैंने दिया था। मैंने संदीप को बोला भी कि इसको चेक करो क्योंकि वो सेक्टर बुलिश हो रहा था। तो हमारे डीएलएफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया। ओबेरॉय रियल्टी अभी होल्ड ही है मेरे पास, और बीच में एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी मैंने दिया था, क्योंकि वो जो ये जो 3 स्टॉक हैं ये मेन स्टॉक हैं आईटी रियल्टी के और निफ्टी रियल्टी के। अब जैसे एक और सेक्टर हम चेक करते हैं, निफ्टी आईटी। या इसमें पहले एक वो स्टॉक हम देख लेते हैं कि जो स्टॉक मैंने दिया वो कहाँ पे दिया था। डीएलएफ, कि क्या डीएलएफ में भी वही चीज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ये हमारा डीएलएफ है, वही सेटअप है। डीएलएफ हमारा जो बाई हुआ था वो अराउंड 310 या 312 के आसपास मैंने बाई करवाया था। बीच में थोड़ा सा वो नीचे भी गया 303 थे। मैंने संदीप से बोला कि इसको चेक करो, तो संदीप ने शायद मैसेज भी दिया था कि 305 के आसपास आए तो इसको बाई करेंगे।
तो 305 आया और उसके बाद ये स्टॉक लगातार अभी 355 360 पे चल रहा है और ये स्टॉक अभी इतना बुलिश है कि मुझे लग रहा है ये 400 तक जाएगा। हेलो हेलो अंदर आ रही है Yes, आवाज। sir. है ना? हाँ, हाँ, तो ये समझ में आया कि मतलब स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करते हैं। पहले हम उस सेक्टर को देखेंगे, उस सेक्टर में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनको हम पकड़ेंगे और उन 2 या 3 स्टॉक को, और ये पोजिशनल पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक, अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि इसमें ऑप्शन होल्ड करके 320 का ऑप्शन हमने लिया था और वो ऑप्शन शायद अभी 1 लाख आशीष के पास अभी होल्ड है, तो अभी भी वो होल्ड किया। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी 400 जाएगा, ये 30-40 रुपीज और जा सकता है यहाँ से। अभी ओवरऑल रियलिटी देखेंगे। तो ओवरऑल रियलिटी में भी यही हुआ कि इसने 1 जुलाई को क्रॉस ओवर दिया और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक, इससे मैंने 800 का था, कितने का था, 800 सी था शायद हमारे पास, 800 का सी था और इस समय शायद मेरे ख्याल से 800। ये स्टॉक का भी कल रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट में 400% ग्रोथ दिखाई गई है प्रॉफिट में, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी 900 तक जाएगा। मैंने एक कॉल भी कल दिलवाई थी शायद 9 रुपये की 900 सी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि जिस स्पीड से रियलिटी स्टॉक भाग रहे थे तो मुझे लग रहा था कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्टॉक्स को पहले हम सेक्टर पे जाएंगे, सेक्टर के बाद उसके स्टॉक्स पे जाएंगे। अब निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं अपना फेवरेट, उसकी क्या पोजीशन है। और ये भी जानते हैं कि निफ्टी बैंक बुलिश कब होगा। मनोज जी, टारगेट का आइडिया कैसे है? टारगेट का आइडिया यही है कि वो उस स्टॉक को तब तक आपको फॉलो करना जब तक कि दोबारा एक क्रॉस ओवर ना हो जाए। ठीक है, आपको तब तक करना है कि जैसे ये जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी है खैर, तो अभी देखिए बैंक निफ्टी में अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, ये अभी भी बेरिश है। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से इसको क्रॉस ओवर करेगी अराउंड 35,200 के आसपास, अगर ये इसको क्रॉस कर देगी तब थोड़ा सा बुलिश होगी। लेकिन बैंक निफ्टी में हम, क्योंकि वो ऐसा इंडेक्स है कि वहां पे ऑप्शन का डोमिनेंस ज्यादा है, उसमें एक्सपायरीज होती है डेली, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट थोड़ा सा हाँ, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को आप पकड़ सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो टारगेट वही होगा कि आपने जैसे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस जो आप चाहें, उसके बाद कहते हैं आपका टारगेट वही होगा कि जहां भी क्रॉस ओवर होगा आपको वहां से निकल जाना है। अगर आप क्रॉस ओवर जहां भी होगा आपके बाइंग प्राइस से बहुत दूर होगा वो। हेलो जी, ठीक है, तो ये समझ में गया। जी, अभी निफ्टी बैंक जो है हमारा, ये अभी भी बेरिश है, अभी ये वो नहीं हुआ है, जबकि निफ्टी जो है हमारा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से निफ्टी जो है ये निफ्टी भी हमारा बेरिश चल रहा है, लेकिन अगर जैसे ये इसको क्रॉस करेगा तो ये पूरा का पूरा निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है ये भी बुलिश हो जाएगा। अब देखते हैं निफ्टी आईटी को। निफ्टी आईटी भी हमारा बेरिश चल रहा है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी नीचे, ये नीचे ही है। अब इसमें जो हमारे स्टॉक्स होंगे वो भी बेरिश चल रहे होंगे। इसमें एक तो इन्फी है, इन्फी और टीसीएस जो है इसके मेन स्टॉक्स हैं। इन्फी भी बेरिश है, अगर आपने यहाँ पुट लिया होता तो। वैसे मैं ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, लेकिन टीसीएस का शायद हम लोगों ने पुट लिया था। टीसीएस का याद है कि आशीष ने रिजल्ट के पहले मैसेज भेजा था कि ये बेरिश है और उसका पुट लेना है, ऐसा किसी को याद है ग्रुप में? हाँ सर, मेरे को याद है अच्छी तरह से।
तो उसके बाद वो TCS है, कुछ लोग हैं। तो ये TCS है, TCS अभी भी बेरिश है। जब ये क्रॉस ओवर फिर होगा, यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ, थोड़ा सा बुलिश हुआ, तो ये चीज मतलब कुल मिला के कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना, पहले हमें उसके इंडेक्स पे जाना है, चाहे जो भी हो, निफ्टी IT, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल। अभी निफ्टी मेटल को देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था, अब हाँ। फॉर एग्जांपल अभी TCS हम लोग देख रहे हैं कि बेरिश, अब मेरे पास जो है IT स्टॉक की शॉर्ट एंट्री नहीं है, तो अभी इस चार्ट को देख के अगर मेरे को शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो मैं कहाँ, मतलब जो ईमा तक आएगा, सॉरी हल मूविंग एवरेज तक आएगा, वहां तक वेट करूं या फिर कैसे मैं एंटर कर सकता हूँ? अभी अभी शॉर्ट पोजीशन में। हाँ अभी मेरे को लेना है शॉर्ट पोजीशन, मैंने लिया नहीं है, वो मेरे को बेरिश दिख रहा है, तो अभी मेरे को लेना है, तो मैं कब अब जैसे उसमें एंटर एक कर सेकंड, सकता ये निफ्टी मेटल है, तो निफ्टी मेटल भी मेरे ख्याल से अब बेरिश होने जा रहा है, क्रॉस ओवर हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो। अगर ये क्रॉस ओवर होता है, इस पे थोड़ा सा नजर बना के रखना है हम लोगों को। अगर ये क्रॉस ओवर होता है तो भी सारा मेटल सेक्टर जो है बहुत पीछे जाएगा, कम से कम मेरे ख्याल से इसमें चल रहा है या तो ये यहीं से घूम जाएगा या फिर इसको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करेगा तो निफ्टी मेटल में बहुत गिरावट होगी, टाटा स्टील या जिंदल स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, इनमें बहुत गिरावट होगी। हाँ संदीप, अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे अभी आपको हाँ, जैसे अब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो एक काम करिए, इसको ऊपर आने दीजिए अभी थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, ये 26 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये अभी बेरिश है बहुत, अभी ये और गिरेगा मेरे ख्याल से। अभी ये गिरना चाहिए, कितने में चल रहा है ये, 2970 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से जाएगा 2800 तक। अच्छा, तो इसको हमें मतलब 3100 तक वेट कर सकता हूँ, जहाँ पे वो 26 या 200 का हेल्प मूविंग एवरेज है, या फिर वहां पे अगर मैं एंटर। इंट्राडे करना तो स्टार्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा आपको, स्टार्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 30 मिनट। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो जो मेजर मूवमेंट था वो मेरे ख्याल से निकल हाँ चुका वो है हो गया, है ना, करेक्ट करेक्ट। मेजर मूवमेंट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से 32 कितना था ये, 32,670 के आसपास था, और ये आ गया है अभी 2900, यानी कि 300-400 पॉइंट गिर चुका है ये। तो कुल मिला के ये था कि और इसको मतलब चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, कि इसके लिए बहुत वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनर वगैरह। डेली मार्केट में हम लोग काम करते ही हैं, शाम को अपना आधे घंटे बैठे हैं और हर सेक्टर को हम चेक कर दे रहे हैं। तो हर सेक्टर में अगर 5-6 सेक्टर हैं, तो 5 सेक्टर में अगर 3-4 स्टाफ है, तो 15 या 20 स्टाफ को आपको डेली वो करना है। और मेजर उसमें भी आपको क्लियर पहले ही सेक्टर बता देगा कि निफ्टी IT क्या है, निफ्टी ऑटो क्या है, और निफ्टी रियलिटी क्या चल रहा है, निफ्टी FMCG क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक और निफ्टी को तो जान लीजिए। निफ्टी बैंक और निफ्टी की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑप्शन डोमिनेंट एरिया है, उसमें ऑप्शन की वजह से मूवमेंट बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होता है। अभी एक स्टॉक और था, तो वो शायद मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद लिया था वो स्टॉक। ये था UBL। UBL में इतना तगड़ा मूवमेंट आया, 1456 से ये अभी स्टॉक चल रहा है 1660 के आसपास चल रहा है, यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया इसने सिर्फ 1 जुलाई से अब तक। और आज है 16 जुलाई, यानी 15-16 दिन के अंदर इसने 200 पॉइंट का मूवमेंट किया। और कोई क्वेश्चन? हेलो, आवाज नहीं आती है। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पूछना है इसमें किसी को?
सर ये क्रॉसओवर के लिए मींस वेट करना है, मतलब क्लोजिंग का, और एंट्री किस हिसाब से होगी सर? जैसे क्रॉस हुआ मतलब लाइव मार्केट में क्रॉसओवर हो गया तो उसी टाइम एंट्री ले लेनी है, या फिर सर वेट करना है? नहीं नहीं, अगर क्रॉस ओवर हो गया है, एक कैंडल क्लोज हो गई है ऊपर, दोनों के ऊपर, तो फिर एंट्री लेनी ही लेनी है। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, कहीं नीचे वाले पे। अगर ये इसकी एंट्री आपने यहाँ, इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जैसे ये 1450 या 1460 के पास है, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1430 के आसपास, 30 या 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि टारगेट भी बड़ा है इसमें। ओके तो ओके। ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आप ऑप्शन से इसको ट्रेड करोगे या कैश से करोगे। मैं बोलता हूँ इसको कैश से ट्रेड करिए आप, इक्विटी से। अगर ऑप्शन का रिस्क ले सकते हैं तो फिर ऑप्शन का रिस्क ले सकते हैं, उसको पोजीशन, ऑप्शन आपको पोजीशन रखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इक्विटी में ट्रेड करो या ऑप्शन से ट्रेड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्लोज होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। क्रॉस ओवर हो, क्रॉस ओवर के ऊपर कैंडल क्लोज हो, 1 आवर कैंडल, ठीक है जी सर। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी केस, हेलो, हाँ बोलिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में अवॉइड करना है सर, सिर्फ ये सेक्टर बैंक स्पेसिफिक। निफ्टी इसलिए मैं बोलता हूँ अवॉइड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी आप, बैंक निफ्टी में अभी ये मान लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना वो वोलेटाइल रहता है। वो आपको, क्योंकि उसमें ऑप्शन का डिके होता रहता है। अगर आपने कोई भाई, उसमें आप इक्विटी तो ले सकते हैं, स्टॉक्स में आप इक्विटी ले सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, तो आप ऑप्शन लोगे या फ्यूचर लोगे, लेकिन निफ्टी वो 20 ले सकते हैं सर, या बैंक हाँ 20 ले सकते हैं? बैंक 20 या निफ्टी 20 ले सकते हैं सर कैश में? हाँ, वो डिपेंड करता है। वैसे ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी जो है भले ही वो इसके नीचे है, लेकिन ये इसके बेरिस तो है, लेकिन ये इतना तेज ऊपर नीचे डेली मूवमेंट करेगा कि कोई 100 रुपए का ऑप्शन है तो वो उसको डिके तो होना ही है। तो वो आपने 100 पे लिया तो आप वेट कर रहे हो कि नहीं भी और बड़ा टारगेट और बड़ा, लेकिन वो चीज ऊपर नीचे कर करके वो ऑप्शन आ जाएगा 20 पे। जी यहाँ आप निफ्टी 20 वगैरह जो भी है वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन मैं इसमें इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि आप इसके बेसिस पे आप निफ्टी का कोई ऑप्शन लेकर या निफ्टी बैंक का कोई ऑप्शन लेके उसको बहुत दिनों तक, या तो आप कोई बहुत दूर कर लो, मंथली लो, लेकिन डिके तो उसमें भी होना है। कि बैंक निफ्टी है कि वो अगर 400 पॉइंट नीचे गिरा है तो अगले दिन हो सकता है 300 पॉइंट ऊपर आ जाए। जी। स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं होता, धीरे धीरे मूवमेंट होता है। अगर कोई अगर डीएलएफ है तो डीएलएफ डेली 10-12 रुपए ही मूवमेंट करेगा। हाँ जी सर। अब जैसे 300 पे हम लोगों ने लिया था डीएलएफ, और इस समय 355 चल रहा है, तो वो उसने 15-16 दिन में 50 रुपए का ही मूवमेंट किया। उतना उतना वो नहीं है ना उसमें वोलेटिलिटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी बेसिस पे इसके लिए हमारा वो इंट्राडे वाला ही ठीक है कि अपना ऑप्शन लो और उसके बाद जो भी उसमें प्रॉफिट मिले 10%, 15%, 5% वो लेके आप निकल जाओ। जी। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में? और मैं ये फोकस करूँ, ये बोलूंगा कि इसमें जो ऑप्शन भी लेना है आपको, तो आप एटीएम ऑप्शन लीजिएगा। स्टॉक्स में क्या होता है कि बहुत दूर का ऑप्शन उतना वैल्यू नहीं देगा। मैंने एक कॉमकोर का लिया था, हम लोगों ने शायद 7 कितने का था, 1 रुपए या 2 रुपए का था कुछ, और वो 12 रुपए भी चल रहा है। तो कभी कभी ये ऐसा, लेकिन हमेशा हर स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश करिएगा कि एट द मनी जो चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई स्टॉक्स है और वो 500 रुपए पे चल रहा है, तो 510 या 500, 510, मैक्सिमम 520, बहुत दूर का ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर मूवमेंट हुआ तो वो आपका ऑप्शन जो है 20, 25, 30 रुपए के बाद वो ऑप्शन आपका लगभग 2 गुना डबल हो जाएगा। यानी 20 रुपए का ऑप्शन है तो वो 35 रुपए, 36 रुपए हो जाएगा। तो आपके पास एक उसको होल्ड करने की एक वो क्या कहते हैं उसको, तो ये समझ में आ गया कि एटीएम ऑप्शन से काम करना है स्टॉक्स में। हाँ, ये इन द मनी में चले जाइए।
तो ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होता है ये आपको समझ में आया? मैंने क्यों पिछले 2 वीक में क्यों ये ओबेरॉय रियल्टी और ये क्या कहते हैं कनकोर और ये सब कुछ क्यों शेयर किया था? वो इसीलिए किया था क्योंकि वो सेक्टर मुझे बुलिश लग रहा था। हेलो, यस सर। तो आप लोगों ने लिया था कि नहीं वो स्टॉक्स? स्टॉक्स नहीं लिया था सर। स्टॉक्स पे मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर वो मेरे ख्याल से अभी वो स्टॉक्स कौन सा था, ओबेरॉय रियल्टी में हमारे ख्याल से 34-35 35-40,000 रुपीज बना था हम लोगों का, आशीष भाई का। आशीष भाई का डेली स्क्रीनशॉट आ रहा था। तो उसको होल्ड भी रखते थे उनकी जैसे तुमने 2 लाख लिया तो एक बुक कर लिया, फिर एक होल्ड कर लिया, फिर वो अगले अभी तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन मेरे ख्याल से 80 रुपीज का हो गया है, 25। इसलिए नहीं लिया था सर, वो एग्जिट का प्रॉब्लम हो जाता है ना सर, दैट्स व्हाई नाउ वी कैन होल्ड। हमको प्रोसीजर पता है ना, एग्जिट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी चीज पे जरा सा हम जैसे डीएलएफ का चार्ट हम देखते हैं, डीएलएफ पे थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है और वो भागेगा DLF। इसमें जरा सा मैं एक और इसको थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा इचिनोकू लगाता हूँ, यह एक जैसे डीएलएफ है, इस पे वनडे का भी क्रॉस ओवर है, वीकली मतलब ये बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक है। और वीकली अभी नहीं हुआ है, वीकली क्रॉस ओवर मेरे ख्याल से 400 के आसपास होगा। डेली पे देखिए इचिनोकू पे भी क्लाउड के पास आ गया है बिल्कुल, और इसका चीकू वगैरह सब बाहर निकलने वाला है, मतलब ये बहुत मेरे ख्याल से इसका टारगेट जो होगा मेरे ख्याल से 380 पहला टारगेट है। अब कल अगर मंडे को हम लोग देखते हैं इसका कोई ऑप्शन मिलता तो लेते हैं इसको। 380 का है, 380 है, 400 का टारगेट है इसका। और कोई सर इस वो बारे में? पराग का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है ये जो आपने 200 और 20 लगा है इसको 5 मिनट पे ले सकते हैं क्या इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए नहीं, 5 मिनट पे पराग मिल्क नहीं सर, पराग अपने ग्रुप में बंदा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहा है वो? सर पूछ रहा ठीक है सर, 5 पराग मिनट, मिल के देख लीजिए उसके बाद पराग का क्वेश्चन ले लीजिएगा। वो पूछ रहा है 5 मिनट में इसको ले सकते हैं क्या सेटअप को ट्रेड करने के लिए? जैसे आपने 1 घंटे का बताया ना, 5 मिनट में ले सकते हैं क्या? 5 मिनट मतलब इंट्राडे के लिए? हाँ वो तो इंट्राडे के लिए रहेगा ऑब्वियसली। ये तो स्टॉक मेरे ख्याल से कितने में चल रहा है, ये 89, इसकी तो क्लास ओवर हुआ है लेकिन ये इतने बहुत छोटी रेंज है इसकी तो। 89 का स्टॉक है, 90 का, और ये मूवमेंट मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपए का तो मूवमेंट ही रहता है शायद। अभी 2-3 दिन पहले ये 12% भागा था दादा, और उसके बाद अभी कल तो 2% भागा है। 12% में कितना भागा होगा? अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 12 रुपए, 65-70 के आसपास का था, अभी करीब करीब ये 89 पे आ गया है दादा। सर ये दूसरा स्टॉक पे देख सकते हैं क्या, टीसीएस वगैरह पे? 5 मिनट में? हाँ देख सकते हैं। 5 मिनट, हाँ।
नहीं तो ये 5 मिनट अगर क्रॉस ओवर होता है तो आप बाई कर सकते हो नीचे, अगर इंट्राडे के लिए काम करना है तो ये भी ठीक है। सर पोजिशनल के लिए बताओ ना Okay. थोड़ा सा इसको, पोजिशनल क्योंकि के लिए तो होल्ड पे बताया रखा हुआ मैंने, है। वो पोजिशनल के लिए तो मैंने बताया कि इसको 1 आवर पे हमको जब स्टॉक ऑप्शन को हमको बाई करना है या थोड़े दो पोजिशनल लेना है स्विंग ट्रेड 3-4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो उसके लिए मैंने 1 आवर बताया कि पहले वो पूरा सेक्टर बुलिश होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी एफएमसीजी का एक सेक्टर है, पराग मिल्क, तो ये भी मेरे ख्याल से सेक्टर के साथ मूव कर रहा है। जैसे ये 1 आवर का चार्ट है तो 1 आवर चार्ट में इसने यही बुलिश दे दिया था 69-70 के आसपास जी। हाँ, तो उसके बाद लगातार ये भाग ही रहा है, तो ये यही भी बाई करने वाला था, क्योंकि ये भी पराग मिल्क भी एफएमसीजी सेक्टर का ही है ना, तो एफएमसीजी पूरा सेक्टर ही भाग रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है ये भी भागा होगा 5 जुलाई 6 जुलाई के आसपास। हाँ, तो ये यहाँ बाई करने वाला था। अब अगर ये दोबारा क्रॉस ओवर देता है तो फिर इसको सेल करने वाला है। तो ये होल्ड है क्या आपके पास? मेरे पास होल्ड है सर, 400 क्वांटिटी है 149 के रेट पे। बहुत हाई पे आपने खरीदा है, ये स्टॉक क्यों नहीं भागा इतना? अच्छा, आपने ये 4 महीने जब पहले निफ्टी खरीदा। अच्छा, जब निफ्टी 18,000 पे रहा होगा तब आपने लिया होगा ये? समय से फंसा हुआ है। यानी जब ये निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे था तब आपने लिया था इसको? जी जी जी। तो क्या मतलब कि आप ये पूछ रहे हो कि ये जाएगा क्या वहां पर? हाँ, नहीं तो लॉस बुक कर लें और क्या। नहीं नहीं, लॉस बुक करने के भी नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास चल ही रहा है, 90 के पास। जी, कितने का नजरिया देख सकते हैं दादा इसमें भी? अगर देखे तो लॉन्ग टर्म पे थोड़ा रख लें, अगर 1 साल 2 साल भी रख लें तो कोई परेशानी नहीं। तो बुलिश भाई ये 100 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। आपका 110 पहला टारगेट, 131 दूसरा टारगेट, और फिर 145। 100 के ऊपर ये बाई स्टॉक, ये बाई है, लेकिन ये स्टॉक को भी बहुत 100 रुपए का स्टॉक है जो रोज कितना मूवमेंट करेगा। जी जी हाँ, 98 100 के ऊपर ये मूव करेगा। अगर ये क्लाउड के ऊपर निकल गया जी, तो ये स्टॉक मूव करेगा, आपको 120 125 दिखा सकता है, कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं तो है। उसमें निकल जाए क्या उतने में, कि वेट करें इसके लिए? अरे वेट करो भाई, जब जाहिर सी बात है कि वेट करो। इतने दिन वेट किया है, तो अब जब तो प्राइस के पास आ रहा है तो फिर यही तो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो स्टॉक गिरते हैं। आईटीसी में यही होता है, आईटीसी में लोग ऊपर फंसे हुए हैं तो उसको भागने नहीं देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर आता है फिर उसको सेलिंग चालू हो जाती है। कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा दादा? नहीं आएगा लगता है। आएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट 149 के आसपास आएगा। एक्चुअली विनय 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 भाई का एक स्टॉक है ये। विनय भाई बोले थे कि 149 150 का मतलब ये आप ये समझ रहे हो कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए, डबल हो जाए। हाँ, ऑलमोस्ट 1.5। तो इतना तो मूवमेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये लगता है कि अगर ये 100 के ऊपर क्रॉस हुआ तो 120 130 तक जा सकता है ये स्टॉक, 120 125। लेकिन सर एक मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग मतलब जब बुल रन चल रहा था, हमने देखे कि कोई भी कचरा स्टॉक भी ले लो 20% 30% वो सब स्टॉक भाग जा रहे थे। अगर जैसे ही अभी मार्केट करेक्ट हुआ है तो वो सारे स्टॉक जो है गिर रहे हैं। तो अगर किसी के पास वो स्टॉक है तो अभी आप होल्ड करो। अभी जब नेक्स्ट बुल रन चालू होगा, क्योंकि बुल रन बियर रन जो है वो जनरली 1 साल 14 महीने 16 महीने तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो ऑलमोस्ट ओके हमको भाई। अभी अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नया बुल रन स्टार्ट होता है, जब आप देख रहे हो कि भाई फिर से निफ्टी 18,000 17,500 600 ऐसा जा रहा है, उस कंडीशन में आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो, क्या वो मूव हो रहा है। अगर वो मूव होता है तो उसको बिंदास होल्ड करके रखो। अगर मार्केट पूरा भाग रहा है फिर भी आपका स्टॉक अगर नहीं भाग रहा है तो फिर देन देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इसीलिए होल्ड करो, एक्चुअली में बिंदास डरो मत। एफएमजीजी सेक्टर जो था ना हमारा, वो अभी तक वो चल रहा था, बेरिश था भी काफी।
हिंदुस्तान यूनिलीवर बस भाग नहीं रहा था, आईटीसी तो मान लो छोड़ दो, डाबर भी गिरा हुआ था। तो अभी ये जुलाई से इसमें काफी तेजी आई है। और एक चीज इसको ये जान लो कि जब भी मार्केट को भागना होता है, मतलब इसलिए अगर एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर और आप रियलिटी सेक्टर ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,200 300 अगर हम क्लोज हो गए तो मार्केट मेरे ख्याल से 17,000 चला जाएगा इस बार रुकेगा नहीं, जो मेरा मानना है। क्योंकि मार्केट बहुत दिन से 15,800 तो मतलब उसके नीचे लोग वेट कर रहे हैं बियर्स, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है, गिर ही नहीं रहा है। और सर और एक बात, अभी इन्फ्लेशन का जो नंबर है यूएस में इतना हाई आया है, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम आएगा, मगर वो इतना हाई आया है, और इतना हाई आने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं है। हाँ मतलब मार्केट वही कह रहा भागा है। हूँ कि जितनी 600 भी पॉइंट बैड भागा न्यूज है। है, जितनी भी बैड न्यूज है सब वो डाइजेस्ट किया जा रहा है मार्केट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो अभी मुझे जैसे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अब वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो भाग जाएगा ऊपर ही। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 16,235 के ऊपर, वो 16,200 300 के ऊपर कभी क्लोज हो गया मार्केट तो ये 17,000 के ऊपर नहीं रुकेगा इस बार। क्योंकि अगर गिरना होता तो कल गिरना चाहिए था, वो इतना खराब 9.1% आया है, तो दावो गिर जाना चाहिए था 1000 पॉइंट पर, तो 600-700 पॉइंट ऊपर भाग गया। तो इसका मतलब अभी वो कोई भी नेगेटिव न्यूज आए वो उसको इग्नोर ही कर रहा है, और वो ऊपर ही जा रहा है। गिरता है तो भी फिर से बाय कर लेते हैं लोग, और वो ऊपर ही जा रहा है। मनोज जी, हाँ, रिलायंस हाँ एक बात देख लीजिए, रिलायंस। रिलायंस की तो हालत खराब है भाई, ये तो मेरे ख्याल से नीचे धीरे धीरे से चल रहा है अभी। आवरली पे देखिए सर, आवरली पे। आवरली पे ही लगा हुआ है ये। अच्छा, आवरली पे ही है। ये डेली पे है। It is in डेली, day frame, डेली। day time frame. हाँ आवरली तो ऊपर चल रहा है ये कुछ। 2300 तक जाएगा ऐसा लग रहा है ये को देख के। हाँ? 2300 तक जाएगा। अगर आप वीकली पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो चैनल जो है वो 2300 का लो है उसका। हाँ, 2280 जैसा दिखा रहा था। हाँ 2280 है। नहीं मेरे ख्याल से अभी सुधर रहा है। मुझे भी तो लगा काफी टाइम पास किया इस रेंज में। हाँ तो अगर 2460 के ऊपर अगर निकल गया तो समझो वो नहीं गिरेगा। 2465 जो है वो लेटेस्ट उसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर एक क्लोज होता है फिर नहीं जाएगा वो नीचे, वो ऊपर ही भागेगा। नहीं मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसकी हालत सुधर रही है, क्योंकि ये 200 डे को एक मिनट इस पे देखते हैं डेली पर। डेली पे तो सही नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये इसकी हालत सुधर रही है, क्योंकि हावरली पे ये काफी देर से टिका हुआ है ये। मेरे ख्याल से भागेगा 2430 के ऊपर अगर इसको बाई करिए इंट्राडे के लिए, मेरे ख्याल से 2460 या 2470 तक जा सकता है, ये जाएगा ये। 2463 है। और अगर बाई करें तो इसमें स्टॉप लॉस भी तो बहुत छोटा ही है हमारा, कौन सा बहुत 2400 का बाई है, स्टॉप लॉस हमारा 2370 के आसपास है, 20-25 रुपए का 30 रुपए का स्टॉप लॉस है पोजिशनल। हाँ और पूछिए कोई। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि पहले उस सेक्टर को हम चेक करेंगे कि सेक्टर की क्या पोजीशन है, वो सेक्टर बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। और उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टॉक होते हैं उनको, ये अगर आप 15-20 दिन 1 महीने लगातार करते रहोगे ना, तो फिर वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आप देखते ही समझ जाते हो कि अभी जैसे निफ्टी फार्मा है या निफ्टी एफएमसीजी है, दिन में क्या 4-5-6 तो अपने सेक्टर हैं, सारे सेक्टर को चेक कर लेना है एक बार। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और हर सेक्टर में जो मेन जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें 2 या 3-4 स्टॉक होते हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी है, तो ये 3-4 स्टॉक उसके मेन्स हैं। तो
निफ्टी मेटल है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, यानी अगर 5 सेक्टर आपके पास है तो आपके पास 25 स्टॉक्स हो गए। 25 या 30 स्टॉक्स का आपके पास एक कलेक्शन हो गया। अब आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर ही आपको वो आपके 30 स्टॉक्स जो है तरीके से वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। कोई कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, तो आप धीरे धीरे खुद ही 1-2 मेरे ख्याल से 2 महीने के 2 मंथ के पीरियड में आपको इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाएगी उनसे कि वो आप देखते हुए बता दोगे कि भैया ये स्टॉक जो है अभी यहाँ इसका ये बेस बन चुका है, अभी भागेगा, ये अपने रेजिस्टेंस पे है। अब जैसे संदीप ने भी बताया कि 24 कितने बताया, 24, 60, 70 जो भी बताया हो कि वहाँ उसका वो रेजिस्टेंस है, तो वो आपको खुद ही अपने आप आइडिया होने लगता है धीरे धीरे। तो मेरा जो सिलेक्शन करने का मतलब ये था कि 24, 25, 30 स्टॉक का आपका पूल है, उस पूल को आपको बस डेली या हर दूसरे तीसरे दिन उसको केवल आपको चेकआउट करना है सर। और अगर हमारा जैसे मान लीजिए टारगेट 2 महीने का जैसे हो कि 2 महीने 3 महीने के कोई स्टॉक 2 महीने 3 महीने के लिए होल्ड पे रखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाए इस पे आवरली पे ही? नहीं, हावरली पे ही रहना है आपको, और अच्छा, तब तक होल्ड करना है जब तक ये दोबारा क्रॉस ओवर ना हो जाए। ओके ओके। हाँ, जैसे यहाँ पे आपने बाई किया है तो ये जब तक ये दोबारा क्रॉस ओवर नहीं हो तब तक आपको निकलना नहीं है। लेकिन ये स्टॉक जो है इसका थोड़ा सा अभी ये है कि ये जो हमारा 200 वो है, ये थोड़ा सा अभी बेरिश ही है, ये ऊपर की तरफ नहीं उठ नहीं रहा है, ये थोड़ा सा इसको टर्न होना चाहिए, जैसे होता है ना स्लोप। तो वो हाँ जो हमारा मूविंग एवरेज होता है उसका स्लोप भी हमें बता देता है कि हाँ अभी स्टॉक की क्या पोजीशन है। हाँ राइट, तो भी डाउन जा सकता है अभी। वो ऊपर की तरफ मुड़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, काफी स्ट्रांग है ये बेस। या क्रॉस ओवर होता है तो स्टार्ट करेंगे और क्या इसको। तो ये चीज क्लियर हो गई। और कोई भाई पूछते रहिए इसमें जो भी पूछना हो। सर क्वांटिटी का भी बोल देना सर। ये सपोज somebody have 5 lakhs क्वांटिटी सेटअप बन गया, वो 5 lakhs उसमें डाल दिया, ऐसा करता है। सो हाँ नहीं भाई, इतना नहीं सर, मैंने बोल रहा था ऐसा। उसको भी एक बार क्लैरिफाई कर, एटलीस्ट 1/10 डालने के लिए बोल दीजिए। नहीं, उसके लिए ये है कि जैसे आपने 100 क्वांटिटी लिया है या 200 क्वांटिटी लिया है तो वो स्टॉक्स के ये तो मेनली मैं तो क्या करता हूँ, तो ऑप्शन ही लेता हूँ कि उसका ऑप्शन उठा नो लिया सर, द मनी। आई एम टेलिंग दैट मैटर आल्सो। एक बार क्लैरिफाई कर दिया है तो बेटर होगा। मतलब वो न्यू बंदे होता है ना, सेटअप मिल गया, हमें डाल देना है, एक ही बार रिटर्न आ जाता है, नहीं, मैं ऐसा आपको सोचता है बताऊं कि ना। मैंने वो जो अभी डीएलएफ लिया, वो डीएलएफ नहीं, वो अभी बीच में मैंने लिया था स्टॉक, कौन सा था, गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैंने उसको 2 दिन से होल्ड ही नहीं रखा। मतलब एक दिन बाय किया, वो भाग गया, दूसरे दिन मॉर्निंग में ही मैंने उसको 11-12 बजे के आसपास उसको बुक कर लिया। और वो उसके बाद ही भागता रहा, लेकिन अब उसको मैंने बुक कर लिया, मेरा प्रॉफिट। हाँ इसलिए सर, ये सेटअप एक गैप डाउन और गैप अप में हमें ज्यादा क्वांटिटी ले लिया है तो हमको दिक्कत दे सकता है, इसलिए क्वांटिटी भी कंट्रोल करना है। तो अब ये क्वांटिटी तो भाई आपको देखना पड़ेगा ना कि आप हाँ यस क्या यस, है, तो मैं तो ऑप्शन लेता वही हूँ बोल मतलब। रहा सर। बट ये सेटअप वर्क कर रहा है, बट हमें भी वो क्वांटिटी कंट्रोल करने का थोड़ा। सपोज देखिए आई हैव 1 लाख। मार्केट में देखिए 2 चीजें हैं। एक तो मार्केट में जो भी आदमी आता है वो उसके अंदर डर रहता है, और डर इसलिए रहता है, फियर उसके अंदर, कि हमारा जो हमारा क्या, हर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी है, हम है, इंसान है, तो हमें सबसे पहले चीज जो जिस चीज की फियर रहता है वो है हमारी सेफ्टी की। उस सेफ्टी में हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा हमारा बैंक बैलेंस, हमारी इनकम, हमारी जॉब, और हमारा फंड जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारी कैपिटल। तो उसकी सेफ्टी का जो उसका फियर होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। और ऐसी जगह पर जहां पर वो चीजें अननोन हो, इंसान उन्हीं चीजों से डरता है जो चीजें अननोन होती हैं। इसीलिए वो क्या कोशिश करता है कि हर चीज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो ज्योतिष हो, वो जानना चाहता है कि मतलब वो
अननोन, वो उस खतरे को कम करना चाहता है। कोई कहता है कि नहीं भाई आप आपकी ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में आपके ये है, तो वो उसको खत्म करना चाहता है क्योंकि वो अननोन है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो हाँ, यस यस सर। मार्केट भी क्या है कि वो अननोन है, उसमें आप कोई चीज बिल्कुल 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें ये क्या है कि उसमें आपके पास कुछ इंडिकेटर हैं। अब जैसे ये इंडिकेटर मैंने बताया, तो जितने भी सारे इंडिकेटर हमारे बने हैं ये इन्वेस्टिंग के लिए बने, ये इंट्राडे के लिए नहीं बने। मूविंग एवरेज, इचिमोकू, तो वो इंडिकेटर लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है कि ये उसमें 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो लॉन्ग टर्म पे इंडिकेटर काम करते हैं। इंट्राडे में वो ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, इसलिए मेरे ख्याल से जब से ये होती थी, पहले भी ट्रेडिंग रहती होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10-15 साल पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, तब इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, इतना वो इतने ऐप्स नहीं थे, इतने ज़्यादा ब्रोकर्स नहीं थे, और ब्रोकरेज इतनी सस्ती नहीं थी। तो इंट्राडे तो अभी 10-15 साल से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये इंडिकेटर तो हमारे बहुत पुराने हैं। इस चीज को कभी गौर किया आपने? तो ये जो इंडिकेटर है ये इन्वेस्टिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, उस पर ये बेटर काम करते हैं। क्योंकि इंट्राडे पे तो हमें उतना अच्छा काम नहीं करते ये, लेकिन हम यूज करते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो दूसरी चीज मैं कहता सेफ्टी वाली बात, तो मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट एक अननोन जगह है, लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि यहाँ मार्केट भाई पैसा लेता है, 90% लोग यूज करते हैं, मार्केट में कोई कमा नहीं पाता है, तो ये एक अननोन जगह है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपके पास जो चीज आपकी ये है वो आपका रिस्क रिवार्ड है कि आपकी कैपिटल क्या है। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हमारी सपोज कैपिटल है 1 लाख की, जैसे ही हम 5 के या 6 के लॉस में आते हैं, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो जो हमारे अंदर का जो फियर होता है ना, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। हम उस लॉस को, अगर हमने उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट से बाहर चले गए कि नहीं भाई ठीक है मेरा लॉस हो गया, अब नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हम उस 5000 को चेंज करना चाहते हैं 5000 प्रॉफिट में या 0 नील कि नहीं हमारा लॉस नहीं हो। उस चीज को करने के चक्कर में हम सेटअप मतलब सब भाड़ में चला जाता है। हमारे दिमाग में रहता है कि हमको ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, फिर वो लॉस आपका 8 की हो जाता है, 10 की हो जाता है, फिर आपका दिमाग और खराब हो जाता है, और ज्यादा फियर आपके दिमाग में हो जाता है कैपिटल के लिए। फिर उसको कवर करने के लिए आप उल्टा सीधा, मैंने देखा है एक्सपायरी में लोग क्या करते हैं कि वो इस पी में कूद गए, फिर उस पी में कूद गए, उसमें भी लॉस हुआ, दोनों में लॉस हो गया, फिर क्या करते हैं वो नीचे आए तो अब उनकी कैपिटल सिर्फ 10,000 बची, तो इस तरह सोचते हैं कि अब इसको भी लगा ही देता हूँ, अब इसको खत्म ही कर देता हूँ। और जब लेकिन उसके बाद होता क्या है कि 330 के बाद उनका दिमाग इस तरीके से काम करता है, तब उनको ये समझ, जब फिर शांत होते हैं, थोड़ा सा साइलेंट होते हैं, पूरा जो टेंशन होता है, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये पैसा मेरे लिए कितना जरूरी था, अभी तो मुझे ये ईएमआई देनी है, अभी ये देना है, अब मैं इसको कैसे करूंगा, ट्रेडिंग के लिए अब दोबारा पैसा कहाँ से लाऊंगा। तब उनका ब्रेन इस तरीके से काम करता है। लेकिन उस लास्ट के 1.5 130 मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है, उसमें वो बिल्कुल एक तरीके से मैंने देखा कि खत्म हो जाती है उनकी सोचने की क्षमता। मेरे साथ भी हुआ है बहुत पहले, मैं जब ट्रेडिंग यस सर, एक्चुअली मेरा हाँ कैपिटल भी खाली हुआ था बिफोर लास्ट एक्सपायरी। वो थोड़ा अमाउंट हैवी था, वो हो गया मुझे भी। आफ्टर 330 आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट डिड आई, यहाँ पे निकल जाना था, यहाँ पे निकल जाना था। नहीं नहीं निकल नहीं जाना था। जो अब वो सोचते हो आप ना कि आप देखिए उसमें होता क्या है कि पहले मैंने पहले उस दिन पहले वो 700 का कॉल लिया था, वो 0 हो गया। अब मैं हाँ, बिल्कुल ऊपर भी लिया था, आई वॉज थिंकिंग वो 900 जाएगा, बट वहाँ पे 700 से घूम गया मार्केट। एंड एक्सपायरी वो काम एक्सपायरी था, कुछ मूव्स नहीं आया। हाँ मूव नहीं है हाँ एक्सपायरी में आजकल। उसमें मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-4 एक्सपायरी से मूवमेंट आता ही नहीं, एक दिन पहले आता है, लेकिन एक्सपायरी में मूवमेंट हो नहीं रहा है। इससे अच्छा हाँ फाइनेंशियल निफ्टी में मूवमेंट हो रहा है। हाँ फाइनेंशियल हाँ निफ्टी में एक ना एक 10-12 रुपए 15 रुपए की रहती है, 100 रुपए तक जाती है। अभी हाँ मैं सर। देख रहा हूँ कि हर एक्सपायरी में फाइनेंशियल निफ्टी बेटर बेटर परफॉर्म कर रही है।
तो उसमें यही होता है कि पहला लॉस, जैसे ही आप 2000 लॉस देखते हो तो फिर आपका दिमाग खराब होने लगता है, फिर आप उसको, फिर आप इंतजार करते रहते हो, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं 2000 एक स्मॉल अमाउंट है, इस लॉस को मैं बुक कर लूँ। फिर वो 2 से 3 आ जाता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं अब 4 तक वेट करूंगा, फिर 4000 हो जाता है 5, फिर उसमें आप गड़बड़ियां करना शुरू करते हो, आप सोचते हो कि इससे निकल जाऊं और इसको ले लूं। तो उसमें मतलब अभी आपने एक लॉस बुक किया और दूसरे दूसरे कॉल या पुट ले ली, और ये ज्यादातर तो उसमें होता है चॉपी मार्केट में। तो फिर आप दूसरे कॉल में घुस गए, अब वो भी लास्ट में आ गई, नीचे सड़क से आ गई, आपने 20 रुपए पे लिया, वो आ गई एकदम 14 रुपए पे, अब आपका लास्ट और बढ़ गया। अब आप ये नहीं सोचोगे कि ये 20 रुपए की चीज 40 रुपए जाए, अब आप सोचोगे कि 20 रुपए की चीज ये 22 रुपए आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। क्लियर, ये चीज होता है कि नहीं होता है? होता है सर। हाँ, फिर वो आप 22 रुपए पे निकल जाओगे तो वो मतलब 50 रुपए चली गई वो। यस सर। हाँ, तो ये चीज जो है कि ये यही साइकोलॉजी है, मतलब शेयर की साइकोलॉजी कि उस दिन पूरा 2-3 बार भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था काम हाफ क्लास में एग्जिट करने का, बट आई डिडंट एग्जिट। वो जीरो भी हो गया आफ्टर 3:30, वो समझ में आ गया। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो कैपिटल है वो अ, उसको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बशर्ते कि कल वो कैपिटल रहेगी नहीं, क्योंकि मार्केट है अननोन। यहाँ पे जो मैं भले ही कोई कितना भी कहे कि मैं लॉस से नहीं डरता, नहीं डरता हूँ, रियलिटी है कि हमारा जो नेचर है वो सेफ्टी का नेचर है। सामने गाड़ी आ रही तो हमें बचना है, या हमें ये लगता है कि हम जब किसी अनजानी जगह पर जाते हैं, या तो हमारा में जो बॉडी का स्ट्रक्चर या माइंड का स्ट्रक्चर वो सेफ्टी का स्ट्रक्चर है। फिर उस सेफ्टी में अगर मनी आ जाता है, कैपिटल, फिर उस कैपिटल को लेकर के फैमिली और ये सब दुनिया भर का, तो वो सेफ्टी सेफ्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आपके अंदर बहुत फियर पैदा करता रहता है मार्केट में। लेकिन होता क्या कि जरा सा भी लॉस होता है ना, तो उस लॉस को उससे निकलने के लिए आप पूरी कैपिटल झोंकने लगते हो। तो लॉस को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, जब 2000 3000 या कुछ मिनिमम लॉस हो रहा है तो उसको वो करके निकल जाना चाहिए, भले ही वो बाद में वो कॉल या पुट। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखा है कि पहले होता था मेरे साथ कि ऑप्शन मैंने 50 रुपए का लिया, तो जब तक वो 10 रुपए नहीं होते तब तक मैं लेके बैठा रहता था उसको, भागेगा भागेगा। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, आज से 4-5 साल पहले। तो मैं उसको पूरे दिन लेके बैठा रहता था, मुझे लगता था कि भागेगा ये। तब मुझे रियलाइज होता था कि नहीं, अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, अगर वो 50 रुपए का है और वो आ गया है, नीचे नीचे जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, तो मुझे उससे निकल जाना चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका इंडिकेटर चार्ट वगैरह सब बता रहा है कि नहीं, अभी इस ऑप्शन से निकल जाओ, मार्केट आपने पी लिया है तो बता रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं चार्ट गलत, चार्ट शायद अभी घूम जाएगा। हाँ सर। तो आपका स्टॉक बता रहा है कि नहीं ये ऊपर हो गया है। मैंने कल देखिए वो, कल शायद हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, तो मैंने वहां पे कई चीजें बताई कि कैसे एंट्री या एग्जिट लेना होता है। कि मैंने कहा, कई बार पूछा भी आप लोगों से कि अब ये क्या करेगा, बैंक निफ्टी जो स्टॉक घूम चुका है तो क्या करेगा। अब वहां पे जब वो घूम चुका है तो बहुत से लोग अगर दूसरी पोजीशन में है, तो भी वो वेट करेंगे कि नहीं अब इससे निकलना नहीं, पी है तो मैंने कहा कि इसको निकल लो यहाँ से, अभी भागने वाला है। तो उस समय ही निकल जाना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब वो वहां से ऊपर गया 100 पॉइंट, अब उस 100 पॉइंट पे अगर आपके पास सी है और उसने आपको दिखा दिया है कि स्टॉकिस्टिक आपका टर्न हो रहा है, तो अब आपको वहां पे अपना सी बुक कर लेना है। लेकिन क्या होता है कि वो चार्ट दिखा रहा है आपको कि स्टॉकिस्टिक घूम गया है, घूम गया है, लेकिन फिर क्या होता है कि आपको लगता है नहीं अभी ये चार्ट गलत बता रहा है, अभी ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो फिर वो वहां से था, फिर उस ऑप्शन में आप फंस जाते हो। 40 रुपए का ऑप्शन लिया, वो 50 रुपए गया, 55 रुपए गया, वहां पे आपने बुक नहीं किया और फिर वो आपके प्राइस के आसपास आ गया। तो और कोई, ये तो हुई साइकोलॉजी की बात, और कोई इसमें? और जैसे कल, हाँ ये बात जो अच्छी याद है कि एग्जिट और एंट्री वाला पैटर्न कैसे। हाँ सर, एंट्री सब कर लेता है, एग्जिट का प्रॉब्लम है सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल।
ये रिलायंस का स्टॉक तो बड़ा मतलब पूरा जलेबी बना के रखा है इसने तो। सर उसको आप है ना चेंज मत कीजिए, ऑल पे रखिए, तो मतलब आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। आप जो इंडाइसेस स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसको ऑल पे रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। ये निफ्टी है, निफ्टी में तो 5 मिनट है, ये पूछ रहा था 5 मिनट वाला, तो हाँ निफ्टी में 5 मिनट क्रॉस तो किया था कल। हाँ मैं ये बोला था कि स्टॉकिस्टिक जो है वो जैसे ही आपका टर्न होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है इसमें, स्टॉकिस्टिक मैंने देखा है कि बहुत ही 95% ये एक्यूरेट आपको देगा कि हाँ यहाँ से अगले ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे पी है तो आप उस पी को बुक कर लो, और वहां से मतलब अगर आपको सी लेना है नहीं लेना है वो अलग की बात है, लेकिन अपना जो पोजीशन है वो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आपको जैसे ही ये टर्न हो रहा है मैं तो तुरंत निकल जाता हूँ, और नीचे नीचे से फिर टर्न हो रहा है फिर मैं तुरंत, क्योंकि मैं बहुत छोटे टारगेट के लिए काम करता हूँ ज्यादातर। मैं क्या करता हूँ, जैसे 40 रुपए का ऑप्शन लिया तो वो जैसे ही 45-55 तक गया तो मैं उससे तुरंत बाहर हो लेता हूँ, एक बार तो बाहर हो ही लेता हूँ या अपनी पोजीशन को हल्की कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें यही है कि मैंने कल भी बताया था यही चीज कि किसी ने कहा कि सर इससे निकल लें कि निकल लें, मैंने कहा हाँ निकल लो तुरंत निकल। हाँ वो शायद किसी मैडम ने पूछा कि सर निफ्टी की तो अभी और ऊपर जाएगा क्या, तो मैंने कहा पोजीशन को लाइट कर लो कम से कम, कि अगर आपके पास 4 लाट है तो भाई 2 लाट बुक कर लो, 2 लाट होल्ड रखो। एक लेवल भी मैंने दिया था कि 987 के आसपास, कि उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर और ऊपर जाएगा, और वो लेवल निकला तो फिर मार्केट, क्योंकि वो उसी रेंज में घूम रहा था मार्केट 986 से लेकर के और नीचे 930 940 के आसपास। तो स्टॉकिस्टिक देखते ही आपको अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है, लाइट कर लेनी है। अगर आप 5 मिनट ले रहे हो या 15 मिनट ले रहे हो या 1 घंटा ले रहे हो, जो भी टाइम पीरियड आपका है, अगर आपका स्टॉकिस्टिक ये बता रहा है, क्योंकि स्टॉकिस्टिक मैंने देखा कि बहुत रेयर चांस में वो चॉपी मार्केट में भले ही काम नहीं करता, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत सही काम करता है वो। हेलो हाँ सर। सर हाँ सर। ये इसमें फॉल सिग्नल कैसे कैच करते हैं स्टॉकेस्टिक्स में? उसका कोई ट्रिक है या फिर वो एज पर एक्सपीरियंस ही मतलब? नहीं, उसके लिए तो अगर हाँ एज ए एक्सपीरियंस आपको काम करेगा, जैसे कि जैसे हम लोग हैं संदीप हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रेंज जान लेते हैं कि हाँ भाई ये एक रेंज बनी है, इस रेंज में एक घूम रहा है, तो वो हमें फॉल्स सिग्नल होता है। लेकिन अगर आपको चॉपीनेस ढूंढना है मार्केट में, क्योंकि चॉपी मार्केट में वो फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है, तो मैं क्या करता हूँ एक चॉपीनेस, अगर कोई किसी को नहीं आइडिया है तो एक चॉपीनेस इंडिकेटर लगा सकता है। और ये चॉपीनेस इंडिकेटर है, ये जो आपका इसके 2 वैल्यू होती हैं, एक 38 फाइबोनाची के ऊपर काम करता है, तो ये 38 के नीचे जो होता है इसका ये ट्रेंडिंग मार्केट होती है। जब ये 38 के नीचे रहता है तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होती है, क्लियर ट्रेंड होता है उसमें। और जब ये 60 के नजदीक रहता है तब इसमें ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती है, बिल्कुल चॉपी मार्केट होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो जैसे कल 15 तारीख थी, और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा
तब आपको एक ट्रेंड मिलेगा, चाहे छोटा ट्रेंड मिले चाहे बड़ा ट्रेंड मिले, लेकिन एक ट्रेंड मिलेगा आपको। और जब ये 60 के आसपास होगा तो ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं वही इसको पकड़ता हूँ जब ये बिल्कुल नीचे हो। ये चीज क्लियर हो रही है? हेलो? यस सर। हाँ, इसको जरा सा मैं, ये निफ्टी है, कोई अच्छा से वो लगाते हैं, क्योंकि निफ्टी की चौकी, तो इसमें यही है, मैं इसको लगा के रखता हूँ। कभी लगा के क्या, मैं बीच बीच में देख लेता हूँ कि हाँ भाई क्या है। वैसे मुझे आइडिया हो जाता है कि वो जब हमारा चीकू वगैरह वो सब कुछ दिखता नहीं है, तो सब उसी में एक दूसरे में इंटरमिंगल रहते हैं, तो वो ऑलरेडी चौकी मार्केट है, उसमें फाल्स सिग्नल जनरेट होते हैं। तो नए लोग अगर हैं तो वो इस इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं कि 60 के आसपास है तो पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। वही ट्रेड लें जो नीचे से आ रहा हो, जहां पर वो बिल्कुल बॉटम पर हो, और अगर वहां से वो मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर एक ट्रेड आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और वो आपको अब निफ्टी है तो निफ्टी में 50-100 पॉइंट 100 पॉइंट भी एक ट्रेंड नहीं माना जाएगा। मैं तो कहता हूँ 50-100 पॉइंट भी रेगुलर हो देता है मार्केट में। विक्स जो है वो हमारा 17 पे चल रहा है, वो इतना चौकी है कि मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अभी इस चौकीनेस से निकल पाएगी। हाँ भाई, और कुछ? हेलो? हेलो? हेलो, हाँ मनोज हेलो। सर। हाँ, तो भाई एक काम करते हैं कि लंच वंच आप लोगों ने किया? हेलो। हाँ, लंच वंच किया आप लोगों ने? हाँ सर, हमने तो किया। हो आप गया क्या सर, हो गया जी। आई थिंक सर हाँ। ये हो मतलब आज क्लोज करना चाहिए कि काफी टाइम हो गया है। नहीं नहीं, ये तो अभी बता तो दीजिए, क्या? मेरे लिए नया है विक्स, तो विक्स थोड़ा सा बताएंगे क्या सर यहाँ पे कि विक्स की वैल्यू विक्स से कैसे मार्केट विक्स ऊपर थोड़ा नीचे हम कैसे होगा? संदीप थोड़ा सा विक्स एक्सप्लेन करोगे? हाँ, बेसिकली विक्स जो है ये फियर इंडिकेटर है मार्केट का। ठीक है, फियर इन द सेंस जब भी विक्स बहुत आगे जा रहा है, विक्स बढ़ रहा है, तो इसका बढ़ रहा मतलब है। मार्केट में फियर बढ़ रहा है और मार्केट जो है गिर सकता है। ठीक है, और विक्स जब गिरता है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट में कोई फियर नहीं है, यहाँ से मार्केट अभी नहीं गिरेगा, ऊपर। ओके। ऊपर जाएगा। ठीक है, और जनरली ऐसा एक अजम्पशन है कि 20 के नीचे अगर है विक्स तो उसको नॉर्मल रेंज माना जाता है कि मार्केट जो है नॉर्मल स्टेट में, मतलब मार्केट ज्यादा गिरेगा भी नहीं या मार्केट ठीक चल रहा है, मतलब मार्केट इज नॉट दैट बेरिश, मार्केट में फियर नहीं है। और ये विक्स जो है ये निफ्टी के आउट ऑफ मनी ऑप्शंस जो है उससे ऊपर नीचे होता है। ओके। ठीक है, तो ये जो बड़े लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, निफ्टी के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है उसको बाय या सेल करके विक्स को ऊपर नीचे करते हैं। ओके, तो ये विक्स जो एक बेसिकली एक फेयर इंडिकेटर है और ये ऑप्शन के बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है और मार्केट कल 100 पॉइंट ऊपर खुलता है और विक्स अगर 2-3% नीचे गिरता है तो आपका ऑप्शन दूसरे दिन मॉर्निंग में फ्लैट ही खुलेगा या तो 4-5 रुपए ही ऊपर खुलेगा, इवन इफ वो इन द मनी ऑप्शन है तो भी। ओके। ये विक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है ऑप्शंस के लिए। और विक्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आपको देता हूँ वो वीडियो में। विक्स के बारे में वो एक्चुअली मनोज भाई ने शेयर किया था, तो मैं और एक बार फॉरवर्ड करता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि विक्स कैसा काम करता है, क्या करता है। तो वो आप एक बार देख लो। नहीं, भेजता हूँ, तो देख लो आपको। और थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा विक्स में। संदीप ने अच्छा बताया। देखिए जी सर, विक्स का मतलब क्या है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है। विक्स जो हमारे मार्केट का जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी जी सर, एक साल में कितना मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर विक्स 20 पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्स जो है वो निफ्टी है जो उसकी करंट वैल्यू है उससे वो 20% मान के चलिए कि 20% वो अबव जा सकता है और 20% नीचे जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी अगर मार्केट हमारा 16,000 पे चल रहा है
तो 20 पर अगर जी। विक्स है तो 20% ऑफ 16 अराउंड 3000 के लगभग हुआ, 3000 अप्रोक्सीमेट, 3200 300 जी यानी कि वो एक बार 12th मंथ में जनवरी से लेके दिसंबर तक वो 3000 पॉइंट या तो ऊपर जा सकता है, 19,000 हो सकता है, या 16 से नीचे 13,000 हो सकता है। ये तो क्लियर हो गया, ये 12 महीने की बात है, 12 पूरे साल की, ठीक है, ये क्लियर हुआ। जी और अब इसी को जी आप जी जी इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, 12 से आप इसको डिवाइड कर दो, इसमें कुछ और भी होता है, शायद स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं, ओके लेकिन मैं एक उसमें बहुत डिटेल में लेना चाहता हूँ। इसको आप 12 से सीधे डिवाइड कर दो, वो इसका एक फार्मूला है कि अगर ईयरली इतना, एनुअली इतना मूवमेंट कर रहा है तो मंथ में कितना वो भी है हाँ मनोज सर, आपने जो वीडियो शेयर किया था ना उसमें रेयांश ने वो भी बताया है। हाँ, तो इसको आप मोटा मोटा ये है कि इसको डिवाइड करो, तो इसको आप 30,000 को जी अगर आप 12 से डिवाइड कर दो तो इसका मेरे ख्याल से आ रहा है आंसर 3200 डिवाइडेड बाय 12 अराउंड 266 आ रहा है। जी तो इसका मतलब कि निफ्टी की जो रेंज है इस महीने की, अगर 20% है तो 266 पॉइंट ऊपर हो सकती है, या मैक्सिमम 300 पॉइंट, और 300 पॉइंट नीचे हो नीचे हो सकती है। नीचे हो सकता है। ओके ठीक, तो जी अगर अभी दादा 16,000 पे है तो 15,700 हो सकता है, या 16,000 16,300 या 400 हो सकता है। ये इसकी ओके मतलब वो ब्रेथ है। तो यस यस ऑप्शन राइटर क्या करते हैं, जब ये रेंज छोटी होती है, जैसे 300 पॉइंट नीचे है, 300 पॉइंट ऊपर है, तो जी ये जब ये रेंज छोटी होती है तो उसमें ऑप्शन राइटर को बहुत एक तरीके से इजी होता है उनके लिए। वो जान रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 300 पॉइंट नीचे जा सकता है। नॉर्मली क्या है कि मार्केट, उनको मालूम है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, यानी कि 1500 600 700 और 1600 300 400। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो इस रेंज में ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जैसे 16,500 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर होगा, और नीचे 15,500 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर होगा, और जी उसके बाद 15,500 15,700 800 यहाँ पे पुट राइटर होगा। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट में कोई विक्स इतना लो है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ही नहीं मार्केट। वो हम डेली देख भी रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नहीं भाग रहा, चौपी चौपी रोज चौपी रोज चौपी, पूरा मतलब पिछले एक्सपायरी में चौपी रहता है, इतना कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है कि जो हमारा विक्स है वो पहले से ही रेंज डिफाइन कर दे रहा है ऑप्शन राइटर के लिए कि भाई ये 300 पॉइंट ऊपर ही कॉल बेचो, और उसको शुरुआत में ही बेच दो, और 300 नीचे की पुट बेच दो, और चुपचाप बैठे रहो। और जैसे जैसे क्या कहते हैं मार्केट नीचे, मतलब वो डेली काम करे, एडजस्टमेंट करते रहो, इधर की पुट निकालो, उधर की एक कॉल जोड़ लो। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट जो है बहुत ही छोटा दायरा है इसका। अभी यही जो जब हमारा ज्यादा होता है 25% या 30%, जैसे मार्केट हमारा चला गया था अभी कोविड टाइम पे, ये जो विक्स था वो शायद हमारा 80 के लगभग चला गया था। तो उस समय निफ्टी की रेंज ही 400 500 600 पॉइंट रोज होती थी कोविड जी टाइम पे। याद है किसी को कोविड टाइम पे जब था पिछले साल, वो सर 2020 में 80 के आसपास गया था, हाँ और 80 के आसपास गया था। 400-500 पॉइंट तो रोज इसका मूवमेंट होता ही था निफ्टी का। हाँ हाँ, तो वो इसीलिए इसमें होता क्या है कि जब मार्केट की रेंज बहुत ज्यादा होती है, जैसे डेली निफ्टी 400-500 पॉइंट जब उस टाइम पे था, तो उसमें क्या होता है, जो निफ्टी के आपके आउट ऑफ द मनी पुट्स या कॉल्स होती है, लोग जनरली इस समय क्या कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट की रेंज ही नहीं है इतनी। ये समझ में आया? लेकिन जब जी मार्केट की जी रेंज ज्यादा होती है तो लोग उसको बाई करते हैं। अभी सेल कर रहे हैं, ओटीएम सेल करके चले जाएंगे, 20 रुपए 25 रुपए का ऑप्शन, उनको मालूम ये भाग नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, 25 तक जाएगा, फिर पता नहीं होना है इसको। तो वो उसमें उसको बहुत इजी तरीके से ले रहे हैं। लेकिन जब मार्केट की रेंज बहुत होती है तो उनको पता है कि ये ऑप्शन जो है ये भाग के भाई ये 100 हो सकता है। जैसे पिछले टाइम हम लोग देख रहे थे कि
15 रुपए 20 रुपए का ऑप्शन रहता था, वो भाग के हमारा 150 200 भी चला जाता था। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि विक्स डाउन है। तो जब मार्केट की रेंज ज्यादा होती है तो उस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये ऑप्शन इन द मनी या एट द मनी तक पहुंच सकता है। तो जी उस समय क्या करते हैं लोग, उसमें मार्केट में फियर रहता है। फियर का मतलब ये रहता है कि मार्केट की पता ही नहीं, मार्केट पता नहीं 600 पॉइंट नीचे गिर जाए या 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे चल गया तो खुले। तो उस समय क्या करते हैं लोग, पुट ऑप्शन को बाई करके चलते हैं, कि जिसको हम कहते हैं हेज कहते हैं, या जो हेज कहते हैं हम लोग, कि लोग अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से हेज करके चलते हैं। हालांकि ऑप्शन राइटर भी जो होता है वो भी बाई करके चलता है। अगर उसने कोई कॉल बेची है तो वो एक कॉल खरीद के भी चलता है दूर की। तो इसीलिए विक्स, इसी को कहते हैं विक्स। और जो विक्स की जो वैल्यू होती है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो ओटीएम ऑप्शन है उनकी जो बाई और सेल आस्क और बिड प्राइस है उनके बीच के स्प्रेड पे डिपेंड करती है कि उनकी बाई और उनकी जो कॉस्ट है, सिर्फ ओटीएम आईटीएम नहीं, सिर्फ ओटीएम। और वो मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने 3 महीने के साथ जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं की वैल्यू के आधार पे बेस पे वो विक्स निकाला जाता है। तो ये चीज समझ में आई कि जब विक्स लो होता है तो हमारी मार्केट में फियर नहीं होता है, लोगों को पता होता है कि ऑप्शन सेलर को मार्केट बहुत मूवमेंट नहीं करेगी तो वो आराम से बेच के बैठे रहते हैं, ज्यादा रेंज ही नहीं है। और देख भी रहे हैं लोग, निफ्टी की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है इस समय, 150 200 300 200 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहता है वो। यस सर। हाँ तो यही विक्स है। क्लियर हो गया विक्स? ये क्लियर हो गया सर। जी जी थैंक यू। हाँ तो जनरली मैं जब विक्स लो होता है तो मैं ओटीएम में काम करना बिल्कुल बंद कर देता हूँ सर। सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। तो अभी ओटीएम में काम करने वाला टाइम चला गया है। जब ये विक्स हमारा 20 के ऊपर फिर आएगा तब फिर जी सर। हम लोग ओटीएम में काम करेंगे। ओके सर। हेलो संदीप। यानी विक्स ऊपर आएगा तो सर हाँ सर सुनाई दिया। अभी ओटीएम में अपन काम नहीं कर रहे हैं। नहीं 1 मिनट, जैसे मतलब कहा कि देखिए विक्स जब कम होता है तो सेलर को जी एक सेलर के लिए बहुत आसान होता है, मतलब प्रीमियम ईटिंग करना। एक्चुअल में होता है कि उसको पता है कि विक्स बहुत लो है। जैसे मैंने बोला ना कि निफ्टी की जो इस समय रेंज है वो 250 पॉइंट इधर है, 250 पॉइंट इधर है, यानी 300 पॉइंट वो अप जा सकता है और 300 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो वो ऑप्शन सेलर को नीचे जा पता सकता है। है, जी जी जी। तो वो 350 और 300 पॉइंट के नीचे की पुट बेच के बैठा हुआ है। और जैसे जैसे एक्सपायरी टाइम आता पुट रहता है बेच के बैठा है। जी जी सर। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, जैसे अभी कल फ्राइडे था, अब मंडे को वो क्या करेगा, वो उसको ऑलरेडी ऑप्शन देके हो चुका है मंडे को, तो वो और नीचे खिसकने की कोशिश करता है। जी क्योंकि जब ऑप्शन जब विक्स लो होता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो भी लो होता है। जी जी सर। ठीक है, जब विक्स हाई होता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो भी हाई होता है। तो ऑप्शन राइटर के पास उस प्रीमियम को खाने के लिए, मतलब खाने के लिए जी सर ज्यादा वो होता है। तो इसमें रेंज जो होता है कि जैसे उसने 16,000 की कॉल बेची है और मंडे को वो 16,000 की कॉल में उसको 50% या 20% जो भी डीके हुआ हो गया, तो फिर वो 15,900 की कॉल उस पे आ जाता है, तो धीरे धीरे नीचे खिसकता है। क्योंकि उसको पता है कि एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, भूल करके वो मार्केट में नहीं आना है। तो ये मतलब इस वजह से और जब वो 20 से 22 पहुंच जाता है तो उसमें ऑप्शन बायर के लिए फायदा रहता है, क्योंकि उसमें अब उस निफ्टी का मूवमेंट इतना हो जाएगा। अगर निफ्टी का मूवमेंट उसमें 500 हो गया तो मुझे पता है कि यार जो ऑप्शन मैंने 16,000 का लिया है, ये 16,400 या 16,500 तक निफ्टी बड़े आराम से जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय प्रीमियम भी जो होगा वो महंगा होगा, क्योंकि लोग उसको बाई कर रहे हैं, उसमें बायर्स इंटरेस्टेड है। तो जब किसी चीज को लोग बाई ज्यादा करते हैं तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यस सर। हाँ भाई संदीप। हेलो। हाँ नहीं बस सर वही मैं भी वही बोल रहा था।
सर एक क्वेश्चन और है सर मेरा। जैसे कि संदीप भाई बता रहे थे कि 14-15 माह के आसपास का कुछ है ऐसा रहता है बियर, तो क्या कोई स्टैंडर्ड टाइम होता है क्या सर बियर मार्केट और बुल मार्केट का, या साल में कुछ ऐसा पीरियड डिसाइडेड होता है कि इतना समय बियर मार्केट होगा, इतना समय बुल मार्केट होगा? मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए कि कौन सा टाइम जो होता है वो बियर के कंट्रोल में है और कौन सा टाइम जो होता है वो बुल के कंट्रोल पे है? हाँ भाई संदीप, इसको बताइए आप। ये आपको नो, ये आप जो मेरे को पूछते हो ना, ये एक्चुअली मैंने कैसे मतलब क्या फाइंड किया, सिंपली आप पुराने बियर मार्केट्स देखो। पुराने बियर मार्केट मतलब जब 2008 में मार्केट गिरा था, कोविड के Okay. टाइम पे मार्केट गिरा था, मार्केट गिरा था जी। उसके पहले जब भी मार्केट गिरा था, मंथली टाइम फ्रेम लगा लो आप निफ्टी का, और Okay. उसमें देखो कि कितने महीने तक वो गिरा है। ओके ओके, कितने ठीक महीने है, तक हाँ। वो गिरा है और उसके बाद हाँ। वो कब उठा है। तो वो अगर अब अच्छा। आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 12 से 14 महीने तक कोई भी मार्केट जो बियर मार्केट में रह सकता है, और रेस्ट ऑफ वो बुलिश ही रहेगा। ओके बुलिश रहेगा या तो साइडवेज रहेगा, मगर गिरेगा नहीं। और अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको बियर मार्केट दिखेगा ही नहीं। मतलब अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम देखेगा, वो बोलेगा ही नहीं कि मार्केट आज तक कभी गिरा है। अच्छा। ठीक है, तो वो लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे बेस्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो कितने महीने तक गिरा है। आप लास्ट बियर मार्केट को कंपेयर कर, उसके 2008 पहले का। भी, हाँ उसके पहले भी जब मार्केट गिरा है 10-15%, तो उस टाइम पर भी आप देखो कि कितने महीने तक वो गिरा है। ओके, ठीक है, तो वो तो टाइम वो से अपने को अब, पता लग जाएगा। ओके, हाँ, कि कब और कब कहने मार्केट, का मतलब। यस, और नहीं, कोई भी जैसे मार्केट संदीप या कोई भी एक चीज स्टॉक, और, हाँ संदीप भाई यहीं पे मैं एक और चीज पूछा, जैसे अभी अभी कंटिन्यूस जैसे मार्केट अभी गिर ही रहा है, यानी कहने का मतलब सारे शेयर्स जैसे हमारे जो है पोर्टफोलियो में रखे हैं वो नेगेटिव दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अब ये अगर ये अंदेशा आने को लग जाए कि कब से, कहने का मतलब अब बियर हम मार्केट में चालू हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो शायद वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा हम लोगों के लिए पोर्टफोलियो कंट्रोल करने के लिए। तो एक्चुअली उसके लिए इसलिए आप मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप आरएसआई लगा लो। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर लगा लो। जब भी आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे 80 के ऊपर अगर है गया, वो 80 के ऊपर अगर जाता है, तो समझ लो ओके कि एक मार्केट में छोटा सा करेक्शन आने वाला है। ओके, और ओके उसमें भी आरएसआई में भी अलग अलग टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस, कि भाई कौन सा अपमूव आया है, ये फेक अपमूव है, या कौन सा मार्केट गिरा है कहीं फेक, या मतलब बुल ट्रैप, बियर ट्रैप तो नहीं है। तो वो भी उसमें समझ में आता है ओके। अगर आप आरएसआई लगा के देखोगे तो। में अच्छा अगर इसको ओके, आपको थैंक यू चार्ट भाई। पे ठीक देखना है, है ना कि बुल मार्केट बियर मार्केट, तो थैंक यू इसका है कि इसमें जी। ज्यादातर जो जी सर। ट्रेडर्स में या जो ट्रेडर्स में तो नहीं कहूंगा, इन्वेस्टर की बात करूंगा। जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्योंकि हमारे साल में 240 या 230 इस तरह से ट्रेडिंग सेशंस होते हैं पूरे ईयर में, एनुअली। तो वो 200 डे का जो जी सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसको मान के चलते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट आ रही है तो अब ये बियर फेस है। एक ये कोई वो नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के बीच में ये माना जाता है। वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर तो डेली ट्रेड कर रहे हैं यस या उनका तो अपना इंट्राडे या जो भी है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, 200 डे के नीचे अगर आपका स्टॉक आ गया है तो आप उस अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। उसी तरीके से मार्केट है, वैसे मार्केट जैसे 200 लगाया हुआ है अभी ओके इस समय, तो 200 के नीचे ये चल रही है मार्केट। 200 हमारा जो है वो 250 है, 17,300 के आसपास है। तो इसका मतलब ये बियर मार्केट चल रही है। इसमें बियर मार्केट में रैलीज भी आती है, वो रैलीज सस्टेन नहीं करती, तो मार्केट नीचे आ जाता है। जब हमारा ये मार्केट इस 200 डे को क्रॉस कर देगा तब हम ये कहेंगे कि मार्केट हमारा बुल फेस में आ गया है। ये चीज बुल मार्केट हाँ, और उसके नीचे बियर मार्केट। पीछे हम जाएं तो ये 200 के नीचे आया। ये हमारा कोविड टाइम था, कोविड टाइम पे हम 7600 आए और उसके बाद फिर इसके ऊपर आए, तो फिर हमारा ये बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, सपोर्ट लेता रहा, जी रेजिस्टेंस लेता रहा, जो भी है। तो मतलब ये कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में ये चीज बहुत दिनों से चली आ रही है। ऐसे लग रहा है जब स्टॉक मार्केट चालू हुआ वो तब से चलता आ रहा है कि वो ये कहते हैं कि 200 दिन के नीचे अगर आपका स्टॉक प्राइस आ रहा है या मार्केट आ रहा है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को बुक कर लेना चाहिए, या पोर्टफोलियो को 80% या 50% जो है हमको अपनी पोजीशन निकाल लेनी चाहिए। जी और ज्यादातर जो फंड हाउसेज होते हैं वो यही काम करते हैं कि जैसे हमारे FIs थे, DIS की बात नहीं करूंगा, जो FIs थे जब वो मार्केट हमारी 17,000 चल रही थी तो वो लगातार खरीद रहे थे, डेली 2,000-3,000 पाउंड खरीद रहे थे। अब वो मार्केट नीचे आ गई 17,000 के तो वो लगातार बेच ही रहे हैं। तो जो जी फंड हाउस होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी यही क्या करते हैं कि जैसे ही वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आता है उनका स्टॉक, तो वो अपनी पोजीशन को हल्की कर लेते हैं, लाइट कर लेते हैं कि नहीं अब ये मार्केट बियर फेस में आ गई, ये स्टॉक बियर फेस में आ गया। ये चीज समझ में आई? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक कहावत है, मतलब मार्केट में एक चलन है इन्वेस्टर्स के बीच में। जी जी जी, थैंक यू सर। तो भाई थोड़ा सा इसको ब्रेक ले लें 10-15 मिनट का, चाय वाय पी लो। जी मनोज भाई जी। हाँ सर यस सर। ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट Yes, sir, लेते हैं। break ले कितना लेते हुआ हैं, है? जी। 3:40 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, ठीक ओके ठीक है सर। हाँ। ओके।